स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज का मुद्दा है कातिल कप सिरप। देश में फिर एक बार आक्रोश है। कारण इस बार कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इस बार आक्रोश इसलिए है क्योंकि बच्चों की जानों से खेल किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिलावटी कप सिरप ने कई मासूमों की जान ले ली। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में बच्चों के लिए दिए जाने वाले कप सिरप में कुछ ऐसी मिलावट पाई गई जिसने मासूम बच्चों को असमय इस दुनिया से छीन लिया। इस सिरप में जहरीले तत्व मौजूद थे जो बच्चों के शरीर में पहुंचते ही जानलेवा साबित हुए। ये सिरप मध्य प्रदेश से राजस्थान और राजस्थान से गांडिया तक पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये राजस्थान से फिर किसी और कंट्री में कहां तक। पूरा विवाद आपको समझाएं। ये केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि ये पूरे क्षेत्र में फैली समस्या बन गई। इससे यह भी साफ हो जाता है कि हमारी आपूर्ति श्रृंखला कितनी असुरक्षित है। बच्चों की जिंदगी और स्वास्थ्य की सुरक्षा अब सिर्फ स्थानीय स्तर का मामला नहीं रहा है बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन गया है। याद कीजिए, सितंबर 2022 को तब भी स्थिति वैसी ही थी। नामीबिया और साथ ही उज्बेकिस्तान में भारतीय कंपनियों के बनाए गए खराब कप सिरप के कारण कई बच्चों की मौत हो गई। कुछ कहते हैं कि 60, कुछ कहते हैं कि 70 इसका आंकड़ा था। एग्जैक्टली उन आंकड़ों में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर भी ये पुख्ता नहीं हुए, लेकिन तब भी खूब हंगामा हुआ था। इस खबर को उठाया गया था, जांच हुई थी, बयान जारी हुए थे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर उंगलियां उठी थी। लेकिन क्या हुआ? आखिरकार किसी को सजा नहीं मिली। कंपनियां अभी भी चल रही है, दोषी छूट गए। सिस्टम की लापरवाही ने अपनी कहानी फिर दोहराई। आज भी वही सवाल, क्या हमारी दवा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित है? क्या मिलावटी दवाओं पर निगरानी की जा रही है? और सबसे अहम, बच्चों की जान की कीमत कितनी है हमारे लिए और हमारे देश में? यह सिर्फ एक सिरप की त्रासदी नहीं है, यह चेतावनी है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया, अगर जवाबदेही तय नहीं की गई, तो मासूमों की जान हमेशा खतरे में रहेगी। वो किसी भी परिवार का छोटा बच्चा हो सकता है, किसी भी, आई रिपीट, किसी भी परिवार का। हमारे देश में जांच होती है, बयान भी आते हैं, लेकिन कार्रवाई का फाइनल परिणाम अक्सर दिखाई नहीं देता। और यही कारण कि जनता का गुस्सा भी थोड़े समय बाद फीका पड़ जाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि किसी के घर का बच्चा चिराग बुझ गया। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने अपने काम को सीरियसली नहीं लिया। तो अब सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ गुस्सा जताकर बैठेंगे या फिर बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई स्थायी बदलाव किया जाएगा? याद रखिएगा, बच्चों की हंसी ही हमारे समाज का सबसे बड़ी पूंजी। और जब उनकी जान खतरे में हो तो यह केवल सरकार या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरे देश की जिम्मेदारी है। और आज इंडिया डेली इसी का हिसाब मांगेगा, इसी पर चर्चा करेगा। ऐसे दुकानदारों पे भी कार्रवाई होना चाहिए जो चंद मुनाफे के लिए जो है बच्चों की जिंदगियों को जोखिम में डाल रहे हैं, बच्चे हों बड़े हों। और बहुत गलत तरीका रहा है, ये बहुत अफसोस घटना रही है। इसको लेके सख्त से सख्त कार्रवाई जो है हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव को करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की परमिशन से ही और डॉक्टर को दिखा के ही मेडिसिन लेना चाहिए। ये पूरे शहर मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार पड़ी हुई है
और जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, आज 9 बच्चों की कल घटना हुई है जिसके अंदर सरफ से उनकी मौत हो गई। बड़े दुख की बात है। एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बताने की बात करती है, और दूसरी तरफ ये स्थिति है कि बच्चों की मौत। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, एक नजर सवालों पर और फिर सवाल जानने की, उन जवाबों को जानने की कोशिश, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी प्रशासन की ही है। बच्चों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? मैं, आप, या वो ब्यूरोक्रेट्स, वो डिपार्टमेंट्स जिनकी जिम्मेदारी थी, या फिर खुद वो कंपनी? एमपी से राजस्थान तक एक जैसी चूक कैसे हो जाती? जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आई रिपीट, एक बार फिर सुन लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय कफ सिरप को लेकर एक अलार्मिंग पूरी रिपोर्ट दी थी, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं? जानलेवा कफ सिरप देने की गलती कैसे हो जाती? आज विस्तार से इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे हम अलग अलग लोकेशंस की बात करें। लेकिन इस बीच हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ नेता हैं बीजेपी की, साथ ही सीता शरण सूर्यवंशी नेता कांग्रेस हमारे साथ, योगेश पाठक ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं, साथ ही डॉक्टर अंकिता वैद्य हमारे साथ डिजीज स्पेशलिस्ट जुड़ चुकी हैं, और साथ ही मीत कुमार हमारे साथ एक और मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर नीति शर्मा आपसे, हम किसकी अकाउंटेबिलिटी है? क्योंकि 2022-2023 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अलार्मिंग जानकारी दी थी कि जो भारतीय कफ सिरप है उन्हें इमीडिएटली बैन किया जाए, क्योंकि ये सेफ कंजम्पशन नहीं है, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित रूप से ये कार्रवाई प्रशासन की है, ये कार्रवाई फूड सेफ्टी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की है, ये कार्रवाई जो इन ड्रग कंपनीज को ड्रग के लाइसेंस देते हैं उनकी है, ये कार्रवाई उन कानूनी तंत्रों की है जो डाइइथिलीन ग्लाइकोल, जो कि एक रासायनिक विज्ञान के तौर पे समझे तो ये पेंट और जो है प्लास्टिक में उपयोग करने वाला एक वो है, और उसके साथ इथाइल ग्लाइकोल जो है ये भी कहीं ना कहीं औद्योगिक जो है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इसका आप बच्चों के अगर आप शरीर पे देखें तो किडनी डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और भी मल्टीपल फंक्शनिंग डैमेज होने की जो संभावनाएं हैं, ये सिर्फ ड्रग्स की कंपनियां इनको कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्शन कॉस्टिंग को कम करने के लिए ये हल्की क्वालिटी का सॉल्वेंट जो यूज करते हैं, और DGHS की तरफ से भी एडवाइजरी निकाल चुके हैं कि 5 साल के कम बच्चों को आप इस तरीके के कफ सिरप बिल्कुल देना एडवाइजरी बिल्कुल भी नहीं है। और उन डॉक्टर्स के लिए भी है जो कहीं ना कहीं इन कंपनीज के साथ टाई अप होता है। मैडम आप देखें कितनी फार्मा कंपनीज के साथ कितने फिजिशियंस का टाई अप होता है, उनके जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो दवाइयां बेचने के लिए उनको किसी न किसी रूप से एल्योरमेंट्स देते हैं, एंडोर्स करने की बात करते हैं। तो ये पूरा तंत्र मेडिसिन को जो अपना प्रोफेशन के साथ साथ उसके साथ जो एज अ प्रोफेशनल टर्म्स से ज्यादा बियॉन्ड अपनी कमाई का सोर्स समझते हैं, जो एक डॉक्टर एक शपथ लेता है कि मैं पूर्ण रूप से सेवा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ हाथ मिला के वो इस तरीके की बैन दवाइयों को एडवाइस करता है। वो लोग जो अपने आप इन दवाइयों को लेते हैं। में एमपी और राजस्थान में किन नेताओं ने शपथ ली थी जनता के लिए? निश्चय रूप से देखिए, मैं कहीं से भी किसी भी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को इस घोटाले से बाहर नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी सरकार को सेफगार्ड नहीं कर रही हूँ, किसी भी रूप से नहीं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र, प्रशासन का तंत्र, फूड और ड्रग्स एजेंसीज और डॉक्टर्स, ये सब ये पूरा नेक्सस होता है मैडम। ये चीज जब ग्राउंड लेवल पे फाइनल कंज्यूमर तक के प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं हमारे साथ नेता कांग्रेस से हैं, डिनाई नहीं कर यहाँ पर नीति जी ने साफ तौर पर ये बात कह दी है, मिली भगत होती है, पूरा नेक्सस होता है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि सरकार की इन राज्यों में क्या जवाबदेही है,
सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ जी जी जी, हमारी आदरणीय आवाज। आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ, राज्य सरकार के द्वारा जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए और जो माननीय हमारे डिप्टी सीएम महोदय है शुक्ला जी, ये राजेंद्र जी, ये पहले खनिज मंत्री भी थे, तो इनकी क्या भ्रष्टाचार की इतनी जो परतें चढ़ गई हैं। अभी जैसे चिकित्सा मंत्री थे विश्वास सारंग, तो इनको अभी नर्सिंग घोटाले में इनको बचाया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं क्या कहूं कि ये जानों से खेल रहे हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और ये जबरदस्त जो जनहानि हो रही है, और जब 11 बच्चे जैसे ये डेथ हो गए हैं, तो तब ताबड़तोड़ कंट्रोलर को सीताराम शर्मा को सस्पेंड कर रहे हैं, फिर 4-4 लाख की वो मुआवजे दे रहे हैं, और फिर बैन जो लग रहा है, और ऑल इंडिया में लगना चाहिए। आपने कहा कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जब रिपोर्ट जब उसमें माइनस आई थी, तो ये बैन लगना चाहिए था। अभी भी सरकार सो रही है। आप देखिए कि 11 बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है सिरप से, और माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी ने सिरप की रिपोर्ट आज से 2 दिन पहले मना कर दी थी कि इसकी कोई जांच की सिरप की जरूरत नहीं है, जो कोल्ड ड्रिप सिरप है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश की जनता और हमारे प्रदेश के उन नौनिहालों के बच्चों का और परिवारों के हाल जो हो रहे हैं रो रो करके, और हमारे प्रदेश में क्या पूरे देश में ये वर्ल्ड न्यूज बन गई है कि 11 बच्चे कैसे खत्म हो गए हैं। तो ये मैं क्या कहूं आपको, जितना अगर इसकी भर्त्सना की जाए, और मध्य प्रदेश सरकार की जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनको तो भ्रष्टाचार से मतलब है, इनको जनता से, जैसे आपने अभी कहा कि ठीक ये है। शपथ किसकी लेकर आते, योगेश शपथ किसकी योगेश लेकर पाठक जी, आते ठीक है ये- सर, आपके पास आऊंगी। योगेश पाठक जी, बहुत सस्ती है हमारे देश में जनता की जान, क्योंकि हम ही लोग वोट देते हैं और हमारे ही बच्चे, इनकी कफ सिरप से जान चली जाती है। आप सोचिए कि उन पेरेंट्स ने ये कफ सिरप इसलिए दिया होगा कि बच्चा जो है उसे खांसी हो रही होगी तो उसको थोड़ी बेहतरी हो जाएगी उसके स्वास्थ्य में, लेकिन बच्चा ही चला गया। बच्चा ही चला गया इसलिए क्योंकि किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी अधिकारी ने, किसी डिपार्टमेंट के वहां पर जो भी एम्प्लॉय होगा, उसने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया। ऑडिट नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, सैंपल कलेक्ट सही तरीके से नहीं हुआ। पलक जी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि कई एजेंसी जो हैं इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। सपोज आपने लाइसेंस ले लिया, आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप किसी भी ड्रग को जब बनाते हैं तो उसमें उन इंटरनल हमारे टेस्टिंग लैब भी होते हैं जो उनको स्टेप बाय स्टेप उनको टेस्टिंग करते हैं, और अगर टेस्टिंग रिपोर्ट सही आती है तभी वो हम किसी भी जो थर्ड पार्टी, हमारी जो सेलिंग पार्टी होती है, डायरेक्ट तो कोई भी शायद मैन्युफैक्चरर नहीं बेचता होगा, कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हो तो बात अलग है। अदरवाइज सारी जो मीडिएशन, मतलब इनका जो सेलिंग पार्टी है, जितनी भी हमारी वो कंपनीज होती हैं जो सिर्फ सेल्स का काम करती हैं, उनको हैंड ओवर कर दी जाती है। देते समय भी टेस्टिंग रिपोर्ट उसके साथ जाती है। जब वो लोग लेते हैं तब भी वो टेस्टिंग अपनी भी कराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैन्युफैक्चरर ने कोई गलत रिपोर्ट बना के दे दी हो। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्टर अगर आपका इंश्योर्ड है तो वो भी कायदे से जो उसके लिए गाइडलाइन है उसी के हिसाब से लेके जाता है। फिर जहाँ स्टोर की जाती है वहाँ भी उसके लिए गाइडलाइन है, तो उसको भी अगर वो फॉलो कर रहा है तब तो ठीक है। अब उसके बाद वो जो फुटकर दवा विक्रेता होते हैं उनके पास चली जाती है दवा, वहाँ भी ड्रग डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी जाके कभी भी इंस्पेक्शन करता है, कोई भी सैंपल उठा लेता है। तो कई बार इसमें बहुत सारी चूक मैन्युफैक्चरर से भी होती है। सपोज ठीक से टेस्टिंग नहीं हुई, कोई गलत वो हो गया। अगर प्राइमरीली अगर हम बात करें ऑडिट करने की जिम्मेदारी, और ऑडिट करने के साथ साथ किसी भी, अगर हमें कोई भी सोल्यूशन का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी मेडिसिन है, तो प्राइमरीली किसकी जिम्मेदारी होती है कि ये सेफ है कंजम्पशन के लिए, नहीं है, वो किसकी जिम्मेदारी होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार है। मैन्युफैक्चरर इसलिए जिम्मेदार है कि वो जब बनाता है तो उसने सारे रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। जितना क्वांटिटी लेनी चाहिए किसी केमिकल की वो उतनी ही क्वांटिटी ले रहा है, या कहीं ज्यादा है, कम तो नहीं ले रहा है, या फिर कुछ और तो ऐड नहीं कर रहा है अपनी तरफ से। जो गवर्नमेंट से प्रेस्क्राइब्ड फार्मूला है उस फार्मूले से अलग तो कुछ ऐड नहीं कर रहा है। दूसरी बात, उसकी टेस्टिंग लैब
प्रॉपरली वर्क कर रही है, उसका केमिस्ट, उसका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, और वो देते समय किसी भी पार्टी को देते समय वो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करा रहा है नहीं करा रहा है। तो ये यहाँ तक तो उसकी केंद्रीय जिम्मेदारी है। औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO इनकी जी, किस लेवल पर जो जवाबदेही होती है? क्या ये जो कफ सिरप है कहाँ कहाँ पर, सबसे पहले तो इसका पूरा जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से बनाया गया है, कितना, कौन सा एथेनॉल क्या है, जो भी कॉम्पोजिशन है वो कितनी है, ठीक है नहीं है कंजम्पशन के लिए? आई एम श्योर कि सब अपने फील्ड के एक्सपर्टीज ही वहां पर बैठे होंगे, है ना? ऐसे किसी नौसिखे को तो वहां तो नहीं बिठा दिया गया होगा, तो वहां पर किसी एक्सपर्टीज को ही बिठाया होगा। तो जब वो चेक करता है तो वो अप्रूवल देता होगा ना कि आप इसे मार्केट में भेज सकते हैं, राइट? इसकी बाकायदा क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग के बाद ही अप्रूवल CDSCO जो है वो देता है या स्टेट गवर्नमेंट देती है, दोनों में। अच्छा, ये चूंकि जेनेरिक दवा है, ये इसका ये फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल फिक्स है कि इतना इतना ये पढ़ना है, 2 साल से कम के बच्चे के लिए ये फॉर्मूला है, 2 साल 5 साल से ऊपर के बच्चे के लिए ये फॉर्मूला है, अलग अलग कैटेगरी है, उसी कैटेगरी के हिसाब से मैन्युफैक्चर दवा तैयार करता है। कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला सेम रहता है जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। डॉक्टर अंकिता जी, अभी राज्य सरकार की इस पर जिम्मेदारी आ गई, केंद्र सरकार की इसके अंदर जिम्मेदारी आ गई, अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक भी भारत के कफ सिरप जो है उसकी चर्चा हो चुकी है, उन्होंने भी अलार्मिंग वो दे दी है। इसके बावजूद भी 2023 में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग कंट्रीज को ये पूरी जानकारी दी कि इसे इमीडिएटली यूज करना बंद कीजिए, वो खैर कंपनी दूसरी थी, उस पर भी खैर कार्रवाई कोई नहीं हुई विद इन भारत की अगर हम बात करें तो, लेकिन बात जो है वो कफ सिरप को लेकर थी, और सर कह रहे हैं कि ये जेनेरिक फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो मैं ये समझूं कि बहुत अननेसेसरी है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, मतलब इररेलेवेंट है, क्या ही करना है, कफ सिरप पी रहे हैं बच्चे, इतनी आबादी है, क्या जा रहा है, यही है ना रवैया? नहीं, बिल्कुल नहीं पलक। एक तो कफ सिरप के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कफ सिरप के कॉम्पोजिशन अलग अलग होते हैं। जैसे एक एक्सपेक्टोरेंट अलग काम करता है, कफ सप्रेसेंट अलग काम करता है, कुछ एंटी एलर्जीज के कफ सिरप होते हैं। एज ए डॉक्टर मैं ये समझाना चाहूंगी, तो जो एक सेल्फ मेडिकेशन ओवर द काउंटर कफ सिरप लेके पिया जाए और वो कभी कभी उल्टा असर भी करता है। फिर इसके जो कॉम्पोजिशन होते हैं, इसके स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है, क्या डायलुएंट यूज करना है। जैसे जो हमारे साथ कलीग हैं जो अभी बता रहे थे, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं, कि इसके एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है कि ये कॉम्पोजिशन इस लेवल पे इस तरह से यूज होना चाहिए। अगर मैम आप एक्सप्लेन कर पाए क्या कॉम्पोजिशन होती है और इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो क्या जैसे अगर हम एक्सपेक्टोरेंट की बात करें तो उसमें ज्यादातर हम एम्ब्रोक्सोल या गुआफेंसिन या ब्रोमहेक्सिन, ये इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन होता है जो कफ एक्सपेक्टोरेंट होता है, यानी कि कफ जो जमा हुआ कफ होता है उसको निकालने में मदद करता है। सप्रेसेंट की बात करें तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन होता है। एंटी एलर्जीज की बात करें तो क्लोरफेनरामिन, सेट्रिजिन पेस्ट कफ सिरप होता है। तो ये अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है और जिसके पर्पस डिफरेंट होते हैं। तो जब किसी को प्रेस्क्राइब किया जाता है तो वो सिम्टम्स के हिसाब से किया जाता है कि उसको किस तरह का कफ सिरप रिक्वायर्ड है, या उसके जो चेस्ट की फाइंडिंग होती है। ये जो डाई एथिलीन ग्लाइकॉल DEG, ये क्या होता है मैडम? एक तरह का सॉल्वेंट होता है जो यूज किया जाता है। इस मतलब एक्टिव कंपोनेंट जो हम देखते हैं जो किसी भी कफ सिरप में मेंशन किया जाता है, वो यूजुअली इसके जो कॉम्पोजिशन, मेडिकल कॉम्पोजिशन होता है, वो मेंशन किया जाता है कि ये बाकी चीजें जो होती है एक्सेपिएंट्स करके। तो ये क्या सेफ होता है? तो नहीं, ये एक सेफ कंपाउंड नहीं है, बट हर चीज का जो सॉल्वेंट्स होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में, कितना परसेंट होना चाहिए? ये ड्रग मैन्युफैक्चरर आपको बेटर बता पाएंगे। बट फिर भी आप डॉक्टर हैं, अगर आप रेकमेंड करते होंगे, आपको दवाइयों के बारे में पता होगा, कितना मतलब सेफ, कितनी इसकी कंजम्पशन होती है कफ सिरप में, कितने बच्चों में, बच्चों से 5 साल से छोटे बच्चों में तो बहुत सारी ड्रग्स जो इस तरह की होती हैं, जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हो गया या एम्ब्रोक्सोल, ये सब अवॉइड ही करते हैं हम लोग, नहीं रिकमेंड करते हैं। माइनर एंटी एलर्जीज वगैरह ले सकते हैं बच्चे, बट डेफिनेटली एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन, एंड जैसा ये योगेश पाठक जी भी बता रहे थे कि जेनरिक मेडिसिन थी, तो जेनरिक मेडिसिन के जो स्टैंडर्ड होते हैं। तो मैम ये जो DEG का हम जिक्र कर रहे हैं, डाई इथिलीन ग्लाइकॉल, अगर मैंने इसे सही तरीके से प्रोनाउंशिएट किया हो, 48.6% इसका जो कॉम्पोजिशन जो है इस सिरप में था, और साथ में ये भी जानकारी है कि ये एक बहुत ही विषैला पदार्थ, यानी कि ये जो कॉम्पोजिशन के अंदर ये 48% में डाला था, अगर ये 1% भी डाला था तो ये कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं था।
ये जो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर मैं कुछ गलत हूं तो मैम मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप इस बिल्कुल मेडिकल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। और ये जो सॉल्वेंट होता है इसका निर्धारित मात्रा है, मे बी ड्रग मैन्युफैक्चरर जो है योगेश पाठक में भी आपको बेटर बता पाए, बिकॉज इसमें एक्सेपिएंट्स करके मेजरली मेंशन होते हैं सॉल्वेंट्स में। और ये बहुत सारी ड्रग्स में एज अ लाइक जो हमारा एक्टिव कंपोनेंट होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है, ये माइक्रोग्राम्स में भी होता है या मिलीग्राम में होता है, जबकि ठीक है। टैबलेट जो हम देखते हैं वो किसी सॉल्वेंट या साथ ठीक है कुछ चीजें मीत कुमार एडिशन जी, करके बनाई जाती देखिए यहाँ पर डॉक्टर अंकिता वैद्य ने ये बात क्लियर कट बोली ऑन रिकॉर्ड लाइव कि अगर DEG डाइइथिलीन ग्लाइकॉल हम बच्चों को सेवन के लिए, यानी कि कफ सिरप में ये कॉम्पोजिशन में नहीं होना चाहिए, हम ये रेकमेंड करते हैं, यानी कि सेफ कंजम्पशन नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन क्योंकि 48.6% ये कॉम्पोजिशन में था और ये बिक रहा था, इसकी कंजम्पशन बड़े आराम से चल रही थी, ये तो बच्चों की जान चली गई तो ये खबर हमारे सामने आ रही है। लेकिन जितनी अथॉरिटीज थी वो चुपचाप ये इसकी बिक्री पर शांत बैठी थी। सर मैं आपके पास आऊंगी अब, योगेश जी। जी नमस्कार, धन्यवाद पलक जी। तो मैं ना इसके अंदर इसको दो पहलू देखता हूं इसके अंदर कि ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ख्याल से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टिल द लास्ट पॉइंट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द मेडिसिन इन द हैंड्स ऑफ द पेशेंट और देयर रिलेटिव्स। हर किसी व्यक्ति की इसके अंदर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट एक डॉक्टर्स के लिए एक नियम होता है, डू नो हार्म। एक जो डिक्टम फॉलो करता है हर एक डॉक्टर, वो अपनी लाइफ के अंदर ये कोशिश करता है कि मैं किसी का फायदा करूं या ना करूं, अपना किसी मरीज का नुकसान ना कर बैठूं। तो इस डिक्टम पर काम करते हुए हम सबको ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि इसमें जो फ्लॉज सर आई मे कोट डॉक्टर नीति शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता ने डिबेट जब स्टार्ट हुई थी, आई डोंट नो आप कनेक्टेड थे कि नहीं सर, उन्होंने ये बात कही कि सब डॉक्टर्स की फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर दवाइयों बेचने वालों की, फार्मासिस्ट की आपस में मिली भगत होती है। सर कंटिन्यू। तो इसको मैं जो है ये एक अलग ही विषय है जिसके बारे में आप चर्चा छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर पहले मैं जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा था, दैट स्टार्ट्स विद द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। अगर 48.6% पॉलीथेनिल ग्लाइकोल किसी एक कफ सिरप के अंदर मिला है, वो जो है मतलब मैं ये समझूंगा कि अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने किया है, दे आर मॉरली डेड। मतलब उनकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो शन अवे कर रहे हैं, दे डोंट हैव एनी, मतलब खुद का जमीर उनका नहीं है। और इसी तरह से अगर इस प्रैक्टिस को वो फॉलो करना चाहते हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस इन दिस कंट्री एनी मोर। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये पूरा का पूरा जो चेन है, वो चेन जो है अल्टीमेटली आकर के जहां पर रुकता है वो है, हम लोग बड़ी एक सिंपल एक टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, ओवर द काउंटर OTC ड्रग्स। अब OTC ड्रग्स जो हैं, इस तरह की मेडिसिन, are the pharmacists equipped enough and have they been trained enough to decide कि ओवर द काउंटर मेडिसिन किसको क्या मेडिसिन दी जानी चाहिए? क्या उन्होंने अपने जीवन काल में ये पढ़ा है कि भाई डेक्स्ट्रोमेथार्फन 4 साल से या 5 साल से कम की उम्र में नहीं दिया जाना चाहिए? आर दे अवेयर अबाउट इट? क्या वो प्रॉपर डिग्री होल्डर हैं और किस प्रकार के कॉलेज से उन्होंने वो डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं? वो सिर्फ डिग्री आ जाना सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं होता, उनको क्वालिफाई कर देगा इस चीज के लिए कि इस तरह की मेडिसिन जो कि बच्चों में प्रिस्क्राइब नहीं होनी चाहिए, वो उनको ओवर द काउंटर दी जा रही हैं। अब वो फ्री मेडिसिन मिल रही हैं या पेड मेडिसिन मिल रही हैं, ये सारा का सारा एक अलग विषय है डिस्कशन और डिबेट का। बट माय क्वेश्चन एट प्रेजेंट इज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पीपल। डॉक्टर ने किया है कि नहीं किया है? मेरे ख्याल से डॉक्टर ने नहीं किया, क्योंकि अगर डॉक्टर ने खुद ने वो मेडिसिन खाकर के वो अगर हॉस्पिटलाइज हो गया, मुझे एक बात बताइए मीत कुमार जी, एक देश को चलाने में जब आप लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन और एक सर्टेन डिपार्टमेंट क्यों बनाते हैं रेगुलेशन के लिए? जी आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। CDSCO के अंडर में सारी की सारी चीजें आती हैं। अरे सर मैं आपसे मेरा सवाल आपसे ये नहीं है, नहीं सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मुझे ये बताइए, रूल्स एंड रेगुलेशन एक पूरी जो SOP बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है? उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है? क्यों बनाया जाता है एक डिपार्टमेंट किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो हर एक चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसके साइड इफेक्ट ना हो, कोई भी क्यों बनाई जाती है? मैं वही आपको बता रहा हूं पलक जी कि भाई SOP बनाने का पर्पस ये होता है कि हम लोग किसी चीज से डिविएट ना होकर के गलत रास्ते पर ना चढ़ जाएं, जाने अनजाने में भी, चाहे वो सीनियर बंदा हो चाहे जूनियर बंदा हो, दे शुड फॉलो द सेम ट्रैक। जब वो सेम ट्रैक पे हर बंदा चलेगा, पूरी टीम चलेगा, पूरा सिस्टम चलेगा, देन इन दैट केस द चांसेस ऑफ गेटिंग डिरेल्ड आर रिड्यूस्ड, एंड दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल दीस थिंग्स। नीति जी अब किसकी जवाबदेही है? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल
या फार्मासिस्ट, जिसको आम भाषा में, हमारे जो देसी भाषा में केमिस्ट बोल देते हैं, है ना, फार्मासिस्ट को केमिस्ट बोल देते हैं। अब वहां पर आप जाते हैं और आप कोई कफ सिरप ले लेते हैं और खुद ही अपने बच्चे को देने लग जाते हैं। और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं दर्शकों को, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो ये मौत हुई है ये अपने आप से ही जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये जांच का विषय। लेकिन नीति जी, अगर मैं इस बात को मान भी लूं कि जो कफ सिरप मार्केट में है और अपने आप से कोई भी अपने बच्चे को दे रहा होगा ओटीसी मेडिसिन समझ के, ओवर द, मतलब ठीक है इससे कफ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या वो बच्चों के सेवन के लिए ठीक है? वो भी तो मार्केट में डालने के लिए एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है ना कि चेक करे। नीति पलक जी, देखिए अभी जो सर बोल रहे थे मेरे से पहले, मिस्टर कुमार, उन्होंने एक चीज तो बहुत तथ्यात्मक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से, जो व्यवहारिक रूप से बहुत ही एक चीज जो मैं समझती हूँ जो बेस पकड़ा है, दैट इज द मॉरल ड्यूटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल सेलर जो ओवर द काउंटर सेल करते हैं। और किस प्रकार से अभी मोहन यादव जी ने, चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी ने, जो कोल्ड्रिफ मेडिसिन की जो वहां पे बैन करी है, तो उसकी जो कंपनी थी श्रीसंग फार्मास्यूटिकल्स, दैट इज बेसिकली तमिलनाडु की कांचीपुरम में कंपनी थी, वहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर वो तमिलनाडु में है तो निश्चय रूप से वहां की स्टेट गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस मिले होंगे। उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल टीम भी, इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई है जो स्पेशल लेवल पे इसको पूरे से, इसका किस प्रकार से मार्केट में ये वाइड स्प्रेड हो चुकी है दवाइयां, उसको इनिशिएट करके उसको करेगी। जो इनिशियल रिस्पांस हमको मिला है उसमें काफी चीजें अभी तो अगर ये तमिलनाडु सरकार की जिम्मेदारी है तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO क्या करता है मैम? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने स्पेशल रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस जो है 19 ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स को अक्रॉस 6 स्टेट्स, उनको स्पेशल, उन्होंने जो कफ सिरप बनाते हैं उनको उन्होंने निश्चित रूप से उसको संज्ञान में दिया है। और कहीं ना कहीं मैं बार बार बोल रही हूँ पलक जी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, लेकिन ये जो मॉरल ड्यूटी, जो नेक्सस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रारंभ होता है और एंड में जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, हमारी दवाइयों की दुकान है, वहां तक किस प्रकार से जो सेल्फ मेडिसिन जो बच्चे या जो लोग लेते हैं, और हम लोग लेते हैं, हम जाके डायरेक्टली अभी अवॉइड कि हमें डॉक्टर की फीस ना देनी पड़े, डायरेक्ट केमिस्ट से हम उससे सजेशन लेके वो दवाई लेते हैं। और केमिस्ट नॉर्मली 70% मैं कह रही हूं, मैम मुझे एक बात बताइए नीति जी, वो दवाइयां बेचता है, कंपनी उसको कोई ना कोई बेनिफिट दे रही है। नीति जी, आपको इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लग रही है? मैम मुझे एक बात बताइए नीति जी, आज क्योंकि ये घटना हो गई, आजकल में घटना हो गई, तो नीति जी ने गूगल खोला, गूगल के अंदर पता लगाया कफ सिरप की कॉम्पोजिशन किस तरीके की होती है, क्या सेफ होता है, क्या सेफ नहीं होता है, ये नीति जी ने पता लगा लिया। अब मैं भी कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन मैंने भी अपनी रिसर्च करी और मैंने चीजें पता लगा ली। हमारे साथ और भी दिग्गज 3 तो गेस्ट इसके एक्सपर्टीज हैं, लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको मैं अज्यूम करती हूँ कि उनको भी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन उन्होंने रिसर्च कर लिए, पता लगा लिया, और अब हम एक कॉमन उस पर आए कि DEG यानी कि जो डाई एथिलीन ग्लाइकॉल है वो सेफ नहीं है। मैम ने अभी बोला कि अगर हमारे पास कोई आता है प्रिस्क्रिप्शन में उसको नहीं देते वो वाला कफ सिरप जिसके अंदर ये कॉम्पोजिशन हो। अब जब ये हमें पता है, हमारे गेस्ट को पता है, तो वहां पर जिनकी एक्सपर्टीज है उस डिपार्टमेंट में, क्या उनको ये पता नहीं लग रहा था कि जो कफ सिरप बनाया जा रहा है जिसमें 48.6%, आई रिपीट, कि ये कॉम्पोजिशन थी जो एक डेडली आपका कॉम्पोजिशन है कि बच्चे की उससे जान चली जाएगी, बिक रहा है? बोलिए नीति जी। पलक, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, मैं इस चीज को डिनाई तो कर ही नहीं रही हूँ कि पूरा नेक्सस है, ये मिली भगत है। मैंने तो पहली लाइन अपनी स्टार्ट ये करी थी, ठीक है, डॉक्टर I have to, it is everybody is involved, madam, from the pharmaceutical company to the department involved to the doctors, to each and every one. हर एक का अपना एजेंडा है, अपना उसका अपना सार्थ उसको करना है। मैं कहीं से किसी को क्लीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तमिलनाडु या किसी और स्टेट में है तो वहां से उसको लाइसेंस मुहैया कराया गया, लाइसेंस जिन अफसरों ने दिया उनके साथ क्या, कहा, वहां पे किस लेवल की करप्शन हुई होगी, या मैन्युफैक्चरिंग के अगर उनको प्लांट को, उनको अगर ग्रीन फील्ड दी गई,
ड्रग डिपार्टमेंट के थ्रू से, क्या उन्होंने ड्रग डिपार्टमेंट को कहीं अल्योरमेंट नहीं दिया होगा? ये पूरा नेक्सस है और इसको स्टेट गवर्नमेंट अभी मोहन यादव जी ने और राजस्थान के एमपी ने पूरी इसमें स्पेशल कमेटी बिठाई है, ठीक है एसआईटी बिठाई है, योगेश इसकी पाठक पूरी जी, योगेश जांच पाठक होगी जी, और तो अब ये चीज हम अपने दर्शकों को साफ कर दें, ये अपने दर्शकों को साफ कर दें हम ये पूरी चीज कि भाई अब आप वो जो पहले मेड इन इंडिया देखते थे ना, कुछ खरीदते थे, आजकल हमने एक देखा है वो चल गया है कि हाँ भाई मेड इन इंडिया, हाँ अब इसको हम खरीद लेते हैं। अब एमपी वाला मेड इन एमपी, दिल्ली वाला मेड इन दिल्ली, छत्तीसगढ़ वाला मेड इन छत्तीसगढ़, तमिलनाडु वाला मेड इन तमिलनाडु, ये कंजम्पशन शुरू कर देते हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की अपनी दवाइयों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई हमारे पास कॉमन जो बैकग्राउंड है वो नहीं है कि भैया ये पूरा एसओपी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो है वो चेक करेंगे कि क्या ये सेफ कंजम्पशन है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आपकी बात में थोड़ा सा संशोधन मैं करना चाहूंगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोई अलग अलग नहीं होते हैं। वो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल CDSCO जो डिसाइड करता है वही रहता है और उसी को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है। फॉर्मूले में कहीं मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। उनके जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, एक छोटी सी चीज मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि एक कफ सिरप बनता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो एक्टिव साल्ट होता है, जैसे डेक्स्ट्रो है या एम्बॉक्सल है, जो भी नाम मतलब उसमें साल्ट होते हैं, एक्टिव साल्ट होते हैं। दूसरा उसमें जो है प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव जो है वो 0.1% से मैक्सिमम 2% होना चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 0.01% से मैक्सिमम 2% होना चाहिए। वो एज वाइज अलग अलग फॉर्मूले हैं, उसके हिसाब से रखा जाता है। तीसरा सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन में जो नॉन डायबिटिक कफ सिरप बनते हैं उसमें ग्लिसरीन यूज होती है। अदरवाइज जो है वो शुगर का सोल्यूशन बनाते हैं और उसी के साथ उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो 3 चीजें हैं। अगर फॉर्मूला तो सब जगह एक जैसे ही है, आप चाहे किसी भी स्टेट में जाइए, कफ सिरप उसी तरह से बनता है। अब उसमें किसी ने बेईमानी की है, किसी का मोरल, जैसे बात आ रही थी, बिल्कुल सही बात है, उसका मोरल खत्म हो गया है। अभी सर से क्या बोला मैंने, मीत जी से यही तो बोला, रूल्स एंड रेगुलेशन और कोई डिपार्टमेंट इसलिए बनाते हैं कि कोई किसी एक सेक्टर में कोई बदमाश निकल आया तो उसको वहीं पर पकड़ लिया जाए कि ये बदमाशी कर रहा है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अब पुलिस क्यों, अब सारे सिटीजन्स तो बुरे नहीं है, सारे सिविलियन तो बुरे नहीं है, लेकिन पुलिस है ना, क्योंकि कुछ शरारती तत्व हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना है। वैसे ही हर एक इंडस्ट्री के अंदर शरारती तत्व हैं। सवाल तो ये है ना, मैं नहीं कह रही, मैं जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, उसको क्लीन चिट नहीं दे रहे हम, उसकी तो हम सबसे ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तमिलनाडु से होकर अलग अलग स्टेट्स में बिक रहा था और अभी तो कितनी और स्टेट्स बाकी होंगी जहां पर अभी ये बैन होगा। जब वो थोड़े दुरुस्त होंगे उन्हें पता चलेगा ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है। योगेश जी, मैम इसमें भी जो अभी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना हुआ है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल्स नए बनाए हैं उसमें मैन्युफैक्चरर और जो आपकी मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको सबको इक्वली रखा है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ही आता है उसमें, क्योंकि उसके यहाँ से निकला तब वो ठीक था या नहीं था, उसने जो बनाया। और इसके चेक पॉइंट, मतलब एक पूरी चेकलिस्ट है। जो एसओपी की बात कर रही थी, हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट पे, हम चाहे टैबलेट बनाए चाहे इंजेक्शन बनाए, सबकी अलग अलग एसओपी है। यहाँ तक कि क्लीनिंग की भी एसओपी होती है कि किस तरह से क्लीन करना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, आपके ड्रग में कोई, आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर नेचुरली कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। डॉक्टर अंकिता जी, अब ये जो बच्चों की जान चली गई है, अब ये मैं मतलब जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं, अभी तो वो तो डरे होंगे, अब तो उनकी हिम्मत नहीं होगी, मजाल नहीं होगी कि भैया वो कफ सिरप जो है वो अपने बच्चे को दे दें। घर के ही काढ़े बना के वो पिलाएंगे, पता नहीं वो इतना छोटा बच्चा होगा कि उसको पिला भी सकते हैं कि नहीं। अब क्रेडिबिलिटी तो चली गई ना, अब कौन पिलाएगा अपने बच्चों को कफ सिरप? पलक, एक्चुअली कफ सिरप जो है वो बहुत ज्यादा सेफ बच्चों में नहीं होते हैं। तो जो भी कभी भी किसी भी पेरेंट को अगर अपने बच्चों को देना है तो हमेशा डॉक्टरी सलाह से लें। और जो एडल्ट और बच्चे दोनों अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं वो मिनिएचर एडल्ट मान लें। बच्चे अलग होते हैं, उनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो अलग होती है, एडल्ट से डिफरेंट होती है। तो उनकी जो दवाइयां हम बच्चों को दे सकते हैं वो एक सही सलाह से बच्चे के स्पेशलिस्ट से लेके, रादर देन जैसे आपने बताया OTC नहीं लेना चाहिए, ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए। सारे कफ सिरप बच्चों में सेफ नहीं होते हैं
पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद ही कफ सिरप सेफ होते हैं, और उसमें भी जिस तरह के लक्षण होते हैं कफ सिरप की चॉइस वैसी होती है। मैं एक आईडी फिजिशियन हूँ, इन्फेक्शियस डिजीज की स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये सेम चीजें हम एंटीबायोटिक्स पे भी लागू करते हैं। तो हमेशा ओवर द काउंटर दवाइयां देने से बचें, और एक डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही, बच्चे की जांच कराने के बाद ही दवाइयां देनी चाहिए। लेकिन इसका मैम ये आप मतलब कह नहीं रहे कि कफ हैं सिरप से आप डॉक्टर घबरा अंकिता जाते जी हैं, अगर कि आपको डॉक्टर ने आप खुद से आप इतने एक्सपर्ट ना बने और आप अपने बच्चों को खुद से कुछ भी खरीद कर जो है वो मतलब मत दीजिए, ठीक है, मान लिया और ये अलर्ट हो गए सब, लेकिन जब वो वहां पर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो वो फार्मासिस्ट भी तो दे रहा है ना बिना प्रिस्क्रिप्शन के। वो भी तो उस पॉइंट पर गलत है ना कि वो फार्मासिस्ट जो है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी एज को जाने हुए वो कफ सिरप दे रहा है। एक चेक बहुत जरूरी है, बहुत लेवल पे अभी काम करने की जरूरत है। जो हम ड्रग कंट्रोल की बात करते हैं, ये सेम प्रॉब्लम्स हम एंटीबायोटिक्स में भी फेस करते हैं, और ये सेम प्रॉब्लम हम दूसरी दवाइयों में भी फेस करते हैं। तो ओवर द काउंटर केमिस्ट से दवाई ले आना और केमिस्ट डिस्पेंस कर देना, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। वो नहीं, लेकिन कौन करेगा सर? मैं तो नहीं जाके करूंगी ना, मैं तो नहीं करूंगी जाकर, आप तो नहीं करेंगी जाके। अब ये सर मीत जी हमारे साथ बैठे हैं, हम तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं 1 घंटा डिबेट कर लेंगे, इस पर अवेयर कर देंगे, मुद्दा उठा लेंगे। उससे भी ज्यादा होगा तो 12 घंटे पूरा दिन शो चला लेंगे, अवेयर कर लेंगे, थोड़ा प्रेशर बना लेंगे। करेगा तो कोई और ना, जिम्मेदारी तो डॉक्टर अंकिता की, पलक सहगल की, योगेश जी की नहीं है ना। जी डॉक्टर जी आपसे ही बोल रही हूँ डॉक्टर अंकिता। अच्छा, सही बात बोल रहे हैं पलक। इसके लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की, स्ट्रिक्ट लॉ रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी है। जो कहीं ना कहीं चेक मिस हुआ है, तभी इस तरह के कंपोनेंट्स कफ सिरप में आए हैं, और पब्लिक कंजम्पशन के लिए अवेलेबल थे स्टोर पे, तभी मिल पाया है बच्चों, चाहे केमिस्ट ने दिया चाहे कैसे। मीत जी, मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं थोड़ा सा दर्शकों को 2023 में लेकर जाऊंगी। अब 2023 में मैं इसलिए लेकर जा रही हूं, अब कफ सिरप को लेकर गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में कई बच्चों की, आई रिपीट, कई सारे बच्चों की मौत हो गई थी। ये आंकड़ा जो है वो बताया जाता है 70 है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हुई। उन्होंने कहा, मेडिकल सेक्टर की अलग अलग कंट्रीज को ये चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये मिलावटी कफ सिरप है। 2022 सितंबर की ये बात है और 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उठाया गया, और ये बात जो है वो कही गई कि भाई ये जो कफ सिरप है ये डेंजरस है हेल्थ के लिए और इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, प्रोडक्ट जो है वो तुरंत हटाया जाए। अब जिन कंट्रीज को सर उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में जो ये हुआ वहां से तो बंद कर दिया गया, लेकिन हमारे भारत में अभी भी ये बिक रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम ये सवाल मुझसे है? जी मीत जी। मैडम मैं ना आपके तथ्य की मतलब पहले तो सराहना करता हूं, और जो आपने कुछ देर पहले सवाल पूछा था उसकी सराहना करता हूं। उसी सवाल के अंदर आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने ये पूछा कि एसओपी का उद्देश्य क्या है। मैं ये इसका जवाब इस तरह से देना चाहूंगा, इस सारी समस्या का जो जवाब है वो एसओपी में ही छुपा हुआ है। किस तरह से ड्रग मैन्युफैक्चरर की, जैसे योगेश जी अभी बता रहे थे कि उनकी अपनी एसओपी होती है कि भी किस तरह से दवाई बनानी है, किस तरह से पैकेजिंग होनी है, किस में कितना डायल्यूट डालना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से सीडीएसओ की अपनी एक एसओपी होगी, निश्चित रूप से होगी। सरकार के पास अपनी एक एसओपी होगी कि इस प्रकार से यदि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी 48.6% डाइथाइल ग्लाइकोल जो कि यूज नहीं होना चाहिए इतनी मात्रा में यूज करती है, उसके लिए उनकी एसओपी क्या बोलती है। क्या उस कंपनी को सिर्फ बंद करना चाहिए, उस व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए जो ये कर रहा है। इससे ना सिर्फ उस कंपनी पर लगाम लगाई जा सकती है, पर इससे एक उदाहरण सेट किया जा सकता है। मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ अपने आसपास के लिए पर पूरे देश के लिए, बल्कि विदेश के लिए, यदि इस प्रकार से कोई भी, हम दशहरा के मौसम में बैठे हैं, रावणों का अंत होना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार से रावण कोई सिर उठा रहा है तो उसको हमें हराना और खत्म करना समय रहते बहुत जरूरी है। वो एक उदाहरण सेट करेगा पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए, कि इस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस को इंडिया में हम लोग नहीं चलने दे सकते, और इस बात को हमें ठोस बजा करके पूरी दुनिया में बजाना पड़ेगा, तभी जाकर के इस प्रकार की चीजें आगे कोई बच्चा नहीं मरेगा। और ये सर तब जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं या फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, एक उभरता, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ये सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर।
मीत जी। मैडम, जेनरिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, वो इंडिया को माना जाता है। आप मुझे ये बताएं कि आप इंडियन मेड मेडिसिन से आपने कभी ऐसा सुना है कि जी बाहर के बच्चों की डेथ हो गई? भारत अपने देश में जो व्यक्ति लोग रह रहे हैं उनकी रेगुलेटरी कंट्रोल उनके हाथ में है, इसीलिए वो इस प्रकार के प्रयत्न और साहस कर पाते हैं कि भारत के अंदर जो मर्जी हो जाए हम लोग सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। क्या भारत के अंदर मैन्युफैक्चर्ड दवाइयां जो बाहर जा रही हैं, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, वर्ल्ड कैपिटल फॉर जेनरिक मेडिसिन इज इंडिया, और इंडिया के अंदर मोर देन 35 कंट्रीज में मेडिसिन बाहर एक्सपोर्ट की जाती है। क्या इंडियन मेडिसिन से अगर बाहर जो मेडिसिन जा रही है उससे कितने लोग नुकसान पा रहे हैं? आपने मैडम कभी सुना है कि भारतीय किसी दवाई से किसी बच्चे की या किसी शख्स की मौत हो गई हो? मैं तो बता रही हूँ भारत से बाहर, भारत से बाहर ही बता रही हूँ। सही, उज्बेकिस्तान इंडिया में नहीं है अपेरेंटली। मैडम, जो आप किस्से की बात कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग उज्बेकिस्तान में हो रही थी। वो इंडियन पर्सन था जिसका कनेक्ट था वहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग उसी कंट्री में हो रही थी। वो इंडिया से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही थी। अरे सर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इंडिया में है, और फिर उसके बाद सर नोएडा के अंदर छापेमारी भी हुई थी। वो तो मैं यूपी सरकार की तारीफ करती हूँ, उन्होंने उस पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बंद कर दिया। बाकी और कहीं भी वहां पर एक्शन नहीं हुआ सर। आई एम चेकिंग माई फैक्ट्स। जहां पर मेरी जानकारी है बकायदा वहां पर छापेमारी हुई थी, और फिर उसके बाद वहां पर अधिकारियों को भी भेजा गया था। उन्होंने वहां पर जो उनका लाइसेंस है, यूपी सरकार ने, मैं इस बात की तारीफ करूंगी कि यूपी सरकार ने उनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया, और बाकी जो कंपनीज हैं वो ऑपरेट कर रही है सर। उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात बोली है कि इंडियन कफ सिरप थे वो, जिससे 65 बच्चों की जान गई है। सीडीएसओ की इस टाइम पर एसओपी होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए। ये एक बारी मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम से, थोड़ा जो ग्राफिक्स आप चला रहे थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिस कॉम्पोजिशन की सर अभी हम बात कर रहे हैं, उसी कॉम्पोजिशन के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया था कि ये इसके अंदर है, इस वजह से बच्चों की जान चली गई, जिससे आज भारतीय बच्चों की भी यहाँ पर जान चली गई है। मैडम, इस व्यक्ति को आप मुझे बताएं, मॉरल ग्राउंड्स पर इस दुनिया में काम करने की परमिशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और अरे सर, मैं मोरालिटी की तो बात ही नहीं कर रही ना, उसकी मोरालिटी तो खराब है ही सर, लेकिन उसकी मोरालिटी को आपने जो अवार्ड दिया, आपने कार्रवाई नहीं करी, उसकी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं दोनों। एग्जैक्टली सीडीएसओ की एसओपी में होना चाहिए, इस व्यक्ति की कंपनी बंद कर दी जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए। मैं भी यही बोल रहा हूं। अरे नीति जी, मतलब मेरे तो दिमाग से बिल्कुल एकदम परे है। मतलब अगर आपको दूसरे देश की तरफ से किसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई तो क्रेडिबिलिटी होगी, कुछ तो हम उन्हें समझते होंगे। अगर वही आपको कह रहा है, जिस सोल्यूशन का अभी मैं जिक्र कर रही थी, ये देखिए ग्राफिक साइड में चल रहे हैं, दर्शकों को बता दे कि उन्होंने ये बात बोल दी थी कि जी देखिए, इसे तत्काल प्रभाव से बेचना बंद कीजिए। जो बच्चों की जान गई है दोनों कंट्रीज के अंदर, वो इस वजह से गई, तो आप इसे तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए। अब उन देशों ने जो जिम्मेदार थे उन्होंने तो कर दिया, लेकिन हमने क्यों नहीं किया नीति जी? बहुत बड़ा हम वेट कर रहे थे कि भारत में बच्चों की जान जाएगी तब करेंगे बैन। देखिए, वो कार्रवाई उन्होंने क्यों नहीं करी, मैं उसके बारे में तथ्यात्मक रूप से मैं कारण नहीं जानती, लेकिन जो अभी जो ड्रग्स की वजह से बच्चे गए हैं, राजस्थान में भी राजा राम शर्मा करके जो ड्रग कंट्रोलर इंस्पेक्टर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कायसन फार्मा के ऊपर भी उनकी भी काफी दवाइयां बैन कर दी गई है। जिस प्रकार से योगी जी ने यूपी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद किया, उसी प्रकार से राजस्थान और एमपी में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनका जो मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, उसने WHO के बैन के बाद भी इन दवाइयों को किस आधार पे, या हो सकता है कुछ कंपोजिशन चेंज हो जिसकी मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, इस विषय में मैं नहीं आपको जानकारी दे पाऊंगी, लेकिन जरूर कोई ना कोई जो कंपोजिशंस होंगे उसके साथ उन्होंने उसको कम किया होगा, तभी वो दवाइयां यहाँ पे मैम नहीं किया, तभी तो आप मैं नहीं समझती, क्योंकि इतना तो मैंने भी सुना था बेनाड्रिल। सर मैम, ये साइड में नहीं, तो निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए। मैम, हम डिबेट कर ही नहीं रहे होते। अगर 2022 में कार्रवाई हो गई होती है, स्ट्रिक्टनेस हो गई होती, तो आज वो बच्चे बच जाते नीति जी। आप और मैं डिबेट ही नहीं कर रहे होते इस टॉपिक पर। पलक, ये जो 2-3 फार्मा कंपनीज की दवाइयां जो ऑन द टेबल दी गई हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, इनका कंजम्पशन हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेडिकल जो डिफॉल्ट है, जो एजेंसीज का डिफॉल्ट है, उसके साथ साथ जो बिजनेस का नेक्सस है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। मैं बार बार कह रही हूँ, ये मल्टी लेवल पे करप्शन का केस है, ये खाली गवर्नमेंट के लेवल पे करप्शन का केस नहीं है।
ये नीचे से भी करप्शन होते हैं, जो दुकानदार करते हैं, जो फार्मेसी की कंपनियां करती हैं, ये उसको भी चेक करने की, निश्चय रूप से लॉ एंड ऑर्डर को इसमें बहुत रूप से संज्ञान लेने की आवश्यकता। मैं आपके मन से कहीं डिफेंड नहीं कर रही, ना एमपी को, ना राजस्थान को, ना ही मैं स्टेट के आधार पे किसी भी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बांट रही हूँ। ये एक एक स्टेट जो है इस देशवर्ष का है, और 140 करोड़ लोगों को सही दवाइयां मिले, उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, निश्चय रूप से है। और अगर इसमें कोई कटौती आई है, उसमें कोई खामी आई है, तो आपके मन से मैं बोल रही हूँ, एसआईटी की टीम आप मतलब वृहद जांचें करवाएं और इसको पूर्ण रूप से इस पे बैन लगाया जाए। सीता शरण मैं कहीं से कोई डिफेंस नहीं कर रही हूँ। बीजेपी की तरफ से क्लियर कट ये बात कह दी गई है कि अगर इसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई गई है, प्रॉपर एसओपी फॉलो नहीं की गई है, जांच नहीं की गई है, सैंपल कलेक्ट नहीं किए गए हैं और मार्केट में उस सिरप को दे दिया गया है, एक्सेप्ट इसके जानते हुए भी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे सॉल्यूशन को लेकर, इस पूरे कॉम्पोजिशन को लेकर पहले ही अलार्म दे दिया गया था, ये बोल दिया गया था कि इसे तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए, बच्चों की जान जा रही है, 65 बच्चों की जान चली गई थी। सीता शरण जी, ये सरकार का फेल्योर है और जो मेडिकल कॉलेजों की भी डींगे हाँकते हैं कि हमने इतने दर्जन मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में बना दिए, और आप देखिए कि उन बच्चों ने, अगर उनके गार्जियंस ने सिरप को अगर इस्तेमाल किया ही है, तो छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज था, अगर उनको ट्रीटमेंट वही मिलता तो कुछ बच्चों की काफी हद तक जान बच सकती थी। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि जिस तरीके से जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का, तो प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से ग्रामीण अंचल से लेकर शहर तक क्यों इस फरमान को तरीके से क्यों जनता तक नहीं पहुंचाया, तो ये सरकार का फेल्योर है। और मैं आपको बताऊं, कारण क्या समझते हैं आप इसके पीछे, कारण क्या समझते हैं? इसके पीछे सरकार की लापरवाही और जो जिम्मेदार रसूखदार जो डिप्टी सीएम प्लस हेल्थ डिप्टी सीएम भी है, सर, हेल्थ है, जैसे इससे पहले अगर जो मैं कंपनीज का नाम ही ले लेती हूँ, यहाँ पर अगर मेड इन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी, इसके ऑपरेशंस इंडिया में चल रहे थे, जैसे ही खबर आई थी अस्थायी तौर पर पहले उसे बंद तो किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ समय बंद रहने के बाद वो कंपनी जो है वो ऑपरेट करती रही, अभी भी कर रही है। कोई आपराधिक आरोप या फिर आर्थिक दंड जो है वो उन पर नहीं लगाया गया। ये बहुत कंफर्म होकर पूरी रिसर्च के साथ मैं बोल रही हूं कि 2022 में इन कंपनीज के ऊपर कोई आर्थिक रूप से भी बोले, आपराधिक अगर हम उसमें भी बोले या आर्थिक दंड की भी बात करें, कोई एक्शन नहीं लिया गया और वो ऑपरेट कर रहे हैं। सेम इस DEG जिस कॉम्पोजिशन का भी हम जिक्र कर रहे थे 48.6% वाला, उसी वजह से जो है उन बच्चों की 70 बच्चों की जान गई थी। तो इसमें फेल्योर आदरणीय पलक जी, इनमें फेल्योर 11 वर्ष से सरकार केंद्र में है बीजेपी की, और 20 से 21 वर्षों में मध्य प्रदेश में सरकार है। तो ये जिस तरीके से इनका फेल्योर है, तमिलनाडु में उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में स्टालिन जी की सरकार है। तो मैं आपको बताऊं, इसे 3 स्टेटों में अभी तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में लगाया, राजस्थान में भी लगा दिया। तो पूरे ऑल इंडिया में सरकार क्या कर रही है भाई? इनके सेंट्रल के जो जितने रसूखदार हैं, हेल्थ मिनिस्टर और स्टेट के भी, तो ये कर क्या रहे हैं? ये अभी तक क्या किए? जैसे 2022 से आपने नोएडा का भी उदाहरण दिया है, तो नोएडा में तो एक्शन लिया गया था, लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया और लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी बंद कर दिया गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप पांचों का, आपने विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की, क्योंकि बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर बच्चों की जान चली गई महज इस कारणवश कि उन्होंने कफ सिरप कंज्यूम किया, जिसके लिए 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था कि इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि ये बच्चों के सेवन के लिए या किसी भी सेवन के लिए सेफ नहीं है।